आज आप लोगों के सामने एक महिला का जिक्र कर रही हूं जिसने अपने ही पति की हत्या कर दी थी एक दूसरे पुरुष के लिए। ये बात सुनकर आपको आम लगेगी, आम बात लगेगी, क्योंकि जिस तरीके के आज देश के अंदर हालात हैं, हम चाहे बात करें सोनम की या बात करें मुस्कान की या और किसी की, जो कुछ पैसों के लिए या अपने शारीरिक सुख के लिए अपने पति की हत्या करवा रही हैं, तो सुन के आपको ये बात आम लगेगी। लेकिन आपसे बताना चाहूंगी कि ये बात आम नहीं, ये बात खास है। ये केस इन सभी केसों से कोसों दूर है या सब सर्वोपरि है, क्योंकि इस महिला ने, जिसने अपने ही पति की हत्या कर दी, वह महिला शारीरिक सुख की तलाश में नहीं थी या कुछ पैसों की तलाश में नहीं थी या फिर उसने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा किया क्योंकि वो एक देशभक्त थी, एक सच्ची देशभक्ति। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी, आप लोगों के सामने आज उस महिला का जिक्र करना चाहूंगी। शायद इस महिला के जिक्र करने से या इस महिला की स्टोरी से कुछ मुर्दा जागृत हो जाए, कुछ लोगों का जो खून ठंडा पड़ गया है शायद खून गर्म हो जाए। ये कहानी सुनना आप लोगों को बनता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं उनके सामने ऐसी कहानियां या फिर ऐसे इंसिडेंट लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का युवा या युवतियां किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा भ्रमित हो गए हैं। उनके लिए एक कोशिश करना बनता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते। एक बेटी, एक बच्ची जो यूपी के बागपत जिले के खेकड़ा गांव में जन्म लेती है। दिन था 5 मार्च 1902। होनहार बच्ची, धनी परिवार में जन्मी, धनी परिवार में पली, ऐशो आराम सुख सुविधाओं से संपन्न घर के अंदर पली। उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही सुख सुविधाओं से हुई। हर वो चीज जो चाहती थी उसको मिल जाती थी, क्योंकि परिवार में पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन बच्चे के ऊपर शायद ईश्वर का आशीर्वाद था। वह बच्ची शिक्षा में निपुण, हर कार्य में निपुण, दिमाग से तेज तर्रार, हर काम में अव्वल। माता पिता इस बेटी से बहुत खुश थे। पिता चूंकि बहुत ही धनवान थे, पैसे वाले थे। उसकी स्टडी कलकत्ता में हुई। लेकिन जब मीरा शिक्षा ग्रहण कर रही थी, उस समय देश के हालात ठीक नहीं थे। उस समय देश के अंदर आजादी नहीं थी, देश के अंदर गुलामी थी अंग्रेजों की। शिक्षा के साथ साथ में देश प्रेम की भावना न जाने उसके दिल में कब पनपी कि वो कभी रुकी ही नहीं। उस समय सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत ही चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। ये बात नीरा से छुपी नहीं, और नीरा हर वो कोशिश करने लगी जिससे वो सुभाष चंद्र बोस से कनेक्ट हो पाए या फिर उनसे कांटेक्ट कर पाए। लेकिन उसी दौरान उस देशभक्ति की भावना जब उनके दिल के अंदर जागृत हो रही थी या फिर देश के लिए वो भी मर मिटना चाहती थी, माता पिता ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो जवान हो चुकी थी और माता पिता को लग रहा था कि सही समय पे शादी हो जानी चाहिए। माता पिता ने एक लड़का ढूंढा जो कि ब्रिटिश सेना के अंदर एक अफसर था, एक नामी अफसर, जिनका नाम था श्रीकांत जयरंजन दास, जो ब्रिटिश सेना के अंदर अफसर थे। नीरा ने अपने ही माता पिता की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी और शादी के लिए हाँ भर दी। शादी हो गई, लेकिन देश प्रेम की भावना अब भी उनके दिल के अंदर जागृत थी और अब भी वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलना चाहती थी, उनके साथ काम करना चाहती थी, या फिर कहें तो अपने देश के लिए क्रांतिकारी बनने के लिए तैयार थी। लेकिन उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने मानो अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। चारों तरफ क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे। अंग्रेजों ने कैसे भी करके सुभाष चंद्र बोस को कुचलने की साजिशें रची और पता लगाने की कोशिश की कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। लेकिन एक दिन अंग्रेजों को पता चल जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, क्योंकि गद्दारों की कमी ना आज है हमारे देश में, ना उस समय थी। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना के अफसर यानी नीरा आर्या के पति को चुना। नीरा आर्या के पति यानी नीरा आर्या के पति श्रीकांत जयरंजन दास को चुना सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए। अंग्रेजों ने यह जिम्मेदारी नीरा के पति को दी। बोला कि सुभाष चंद्र बोस को वहां जाके मौत के घाट उतारना है। लेकिन श्रीकांत को यह कहां पता था कि उसी के घर के अंदर भारत माता से प्यार करने वाली या फिर भारतवर्ष के लिए मर मिटने वाली महिला उसी के साथ में रह रही है। नीरा आर्या ने यह बात भांप ली कि शायद श्रीकांत सुभाष चंद्र बोस को मारने जा रहे हैं, और उन्होंने उसका पीछा किया। और जब श्रीकांत यानी नीरा आर्या के पति सुभाष चंद्र बोस के ठिकाने पे पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस को मारने ही वाले थे कि उससे पहले नीरा आर्या ने अपने ही पति की हत्या कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि सुभाष चंद्र बोस की भारतवर्ष को कितनी जरूरत है। भारतवर्ष को अगर कोई अंग्रेजों की गुलामी से अगर आजाद करा सकता है तो वो थे सुभाष चंद्र। और उस समय सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की गठन में लगे थे। आजाद हिंद फौज के अंदर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रखे थे। नीरा आर्या भी आजाद हिंद फौज का एक हिस्सा बनना चाहती थी और उनकी इच्छा पूरी हुई। जब उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली जासूस की उपाधि नीरा आर्या को दी। नीरा आर्या
एक वीरांगना थी। नीरा आर्या स्त्री के रूप में एक देवी थी, एक ऐसी देवी थी जो देश के लिए मर मिटना चाहती थी। आज के हालात हैं, ये कहानी आप लोगों के सामने रखने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है, आज कुछ सुख सुविधाओं के लिए, कुछ शारीरिक सुख के लिए या चंद पैसों के लिए महिलाएं अपना ही सुहाग उजाड़ने लगी हैं। और एक थी हमारे देश की बेटी जिसने देश के लिए अपने सुहाग का बलिदान दे दिया। ये कहानी आप लोगों के सामने रखने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आज हम सभी लोग पथभ्रमित हो चुके हैं, पूरा युवा पथभ्रमित हो चुका है। लेकिन ये मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि अंग्रेजों के समय से ही बहुत सारे हमारे भारत के ही गद्दार जो उनसे मिले हुए थे वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं। वो अपनी गंदगी आज भी भारतवर्ष के अंदर फैलाने में चूक नहीं रहे। देश के इतिहास को इस तरीके से दिशाहीन बना दिया गया कि आज युवा भारत का लेश मात्र भी इतिहास नहीं जानता। आज भारत का युवा अगर भारत के इतिहास को पढ़ ले तो उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। भारत का इतिहास अपने आप में ही इतना गौरवमयी है कि उसको अगर मात्र जानने से ही हमारा खून खौल जाए और हमें पता चल जाए कि हमें हमारे देश के लिए क्या करना चाहिए। अपने ही पति की हत्या के जुर्म में नीरा आर्या को काले पानी की सजा हुई, जेल के अंदर डाल दिया गया और उसको अंग्रेजों द्वारा इतनी यातनाएं दी गई, इतना प्रताड़ित किया गया कि मान लो इंसानियत भी उसके सामने घुटना टेक दे, लेकिन उस वीरांगना ने, उस देवी ने कभी घुटने नहीं टेके। और उसने कभी अंग्रेजों को नहीं बताया कि सुभाष चंद्र बोस को उसने कहाँ भेज दिया है या फिर सुभाष चंद्र बोस का ठिकाना कहाँ है, नहीं बताया। अंग्रेजों ने उसको वार्निंग भी दी कि बता दो कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, हो सकता है हम तुम्हें जीवन दे दें, हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए, तुम हमें ये बता दो कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ। तो नीरा के शब्द सुन के आज खून गर्म हो उठता है और आंखों में पानी आ जाता है कि उस महिला ने क्या दर्द सहा। नीरा आर्या ने कहा कि मेरे हर खून के कतरे में सुभाष चंद्र बोस है, मेरे दिल में सुभाष चंद्र बोस है, मेरे सीने में सुभाष चंद्र बोस है, मेरी हर सांस में सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों ने उसको यातनाएं देने के लिए, जैसा कि हम सुन रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, कि उसके स्तन भी काट दिए सीना चीर के देखने के लिए कि कहाँ है सुभाष चंद्र बोस। ऐसी यातनाओं के बावजूद भी नीरा आर्या ने अपना मुंह नहीं खोला कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। आज ये घटना आप लोगों के सामने लाने का जो मेरा उद्देश्य है ये है कि आज खून नहीं खून पानी हो रहा है। आज खून खौलता नहीं, आज खून सिर्फ ठंडा हो पड़ा है। तभी तो देश के अंदर इतनी गद्दारी, इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसके बावजूद भी देश का युवा और युवती दिशाहीन होके अपने में मस्त है। आज हमारे देश के युवा और युवतियों के हाथ में जितना फोन हाथ में रहता है, उसका आधा समय भी अगर युवा और युवतियों के हाथ में पुस्तक रह जाए तो ये देश का युवा राह पे आ सकता है। लेकिन पुस्तकें उनसे कोसों दूर हो गई हैं। ये मात्र, बार बार कहूंगी, ये मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोची समझी साजिशें हैं। देश के आजाद होने के बाद में अंग्रेज तो यहाँ से भाग गए, अंग्रेजों को तो यहाँ से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, लेकिन चंद गद्दार भारतीयों के रूप में इस देश में ही रह गए। उन्होंने वो गंध जो अंग्रेजों से आती थी वो जाने नहीं दी। आज भी वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने परोसी जाती है और हम लोग ललायत होके उसमें फंस जाते हैं। आज हमारे देश को ये किसने सिखा दिया होगा कि सब्जेक्ट 3 ही होते हैं, मैथ्स, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स लेने वाला तो बिल्कुल बुद्धू इंसान होता है, आर्ट्स तो बिल्कुल गरीब आदमी लेता है, या फिर आर्ट्स तो वो बच्चा लेता है जो जस्ट पास होता है। आज ऐसी मानसिकता हमारे देश में हो रखी है। क्या लगता है आपको मात्र ये कोइंसिडेंस है? क्योंकि पता है उन गद्दारों को जो देश के भीतर आज भी बैठे हैं, उनको पता है कि देश का इतिहास अगर युवाओं के हाथों में पड़ गया तो देश का इतिहास वो खोल के पढ़ लेंगे और वो लोग हर उस चीज का विरोध कर लेंगे जो वो लोग इस देश के अंदर फैलाना चाहते हैं। देश का युवा अगर भारत का इतिहास जान गया तो उनका खून गर्म हो जाएगा और वो लोग बागी बन जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते। आज हमारे देश की वीरांगनाओं की कथाएं पन्नों में इस तरीके से गुम कर दी गई मानो कि उनका कोई योगदान था ही नहीं। ऐसे सैकड़ों वाक्य हमारे देश के हैं जिन्होंने इतिहास लिखा। मात्र पुरुष ही नहीं, ऐसी ऐसी महिलाएं, देश की बेटियां जिन्होंने अपना योगदान इस देश को बनाने में लगाया। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो आज हमें पढ़ने को नहीं मिलते। हमारे सामने अगर पेश की जाती है तो जोधा और अकबर की कहानियां, हमारे सामने अगर पेश की जाती हैं रानी पद्मावती की उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां। रानी पद्मावती का नाम लेने के लिए कलेजा चाहिए, उसका इतिहास पढ़ने के लिए कलेजा चाहिए। जो मात्र 2.5 घंटे की पिक्चर के सामने आप लोगों को पेश कर दिया गया कि रानी पद्मावती तो इतनी सुंदर थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनके किले के ऊपर आक्रमण कर दिया। किस तरीके से इन भ्रष्ट लोगों ने इतिहास को मोड़ दिया, कैसा इतिहास की दिशा दे दी कि आज हम लोग अगर रानी पद्मावती को जानते हैं तो हमारे सामने दीपिका पादुकोण का चेहरा आता है। क्या माँ पद्मावती इस तरीके से रही होगी? उनका ये इतिहास रहा होगा? कोई लेना देना ही नहीं है। इतिहास को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महज एक ये मनगढ़ंत कहानियां है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
सिर्फ और सिर्फ किले के ऊपर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वो रानी पद्मावती को पाना चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां थी। राव जोधा टीवी के ऊपर सीरियल्स के माध्यम में आता है, दुनिया ले पड़ी है राव जोधा को। ऋतिक रोशन के रूप में अकबर को लिया जाता है, उसको हैंडसम बताया जाता है, उसको इतना दयालु बताया जाता है कि वो हिंदू धर्म को कितना रिस्पेक्ट करता था। इतिहास उठाकर देखिए कि उन मुगलों ने हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद किया। यहाँ तक कि अकबर द्वारा लिखा गया अकबरनामा के अंदर भी जोधा नाम का, रानी जोधा का या फिर राव जोधा का कोई जिक्र ही नहीं है। उनकी 5 बेगम थी, पांचों की पांचों का उन्होंने उस अकबरनामा के अंदर वर्णन किया, जिसके अंदर राव जोधा का या फिर जोधाबाई का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है अकबर द्वारा लिखित खुद अकबरनामा के अंदर। तो ये मनगढ़ंत कहानियां किसने बनाई? सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग दे दे के लोगों कैरेक्टर हमारे सामने इस तरीके से खड़े कर दिए गए कि आज हमारा इतिहास दिशाहीन हो गया है। आज बच्चे इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो गुमराह है। हमारे देश के अंदर आर्ट्स को इतना पुअर सब्जेक्ट बता दिया गया है कि कोई भी बच्चा उसको लेना नहीं चाहता, क्योंकि और इतिहास के साथ में इतनी छेड़छाड़ हो गई है कि सच्चाई कोसों दूर हो गई है। लेकिन आज भी हम बहुत सारे सच जान सकते हैं पुस्तकों से, उन बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तकों से आज भी वो सब हम सच बाहर निकाल सकते हैं जो पन्नों के भीतर दबा दिया गया। लेकिन आज का युवा नहीं चाहता, सच्चाई जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि टोटली गुमराह है, वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो चुका है। क्योंकि हमारी पुस्तकें आज रोड साइड में ठेलों पे बिकती हैं और शराब की बोतलें बड़े बड़े कांच के शोरूम के अंदर। जिस देश के अंदर पुस्तकों के ये हालात होंगे तो वो देश का युवा कैसे दिशाहीन नहीं होगा? नावाजिब है। लेकिन दुर्भाग्य तो हम मानते हैं। जिस नीरा आर्या की मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, जिस नीरा आर्या का बलिदान हमारे देश के लिए सर्वोपरि है, नीरा आर्या का देश आजाद हो गया उसके बाद में, जब वो वृद्धावस्था में थी, हमारे देश के लोग उसको भूल गए। उस महिला ने अपना वृद्ध जीवन मात्र फूल बेच बेच के अपना जीवन यापन किया। आज भी हो सकता है कि हमारे पुस्तकों में नीरा आर्या का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी पुस्तकों में नीरा आर्या जैसी महिलाओं का वर्णन नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी पुस्तकों के अंदर रानी पद्मावती को नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी पुस्तकों के अंदर झांसी की रानी को नहीं पढ़ाया जाता है, दुर्गावती को नहीं पढ़ाया जाता है, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो देश के लिए अमर मिटी, उनका वर्णन आज हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। मिलता है तो मुगलों का आगमन और मुगलों के युद्ध और मुगलों की उपलब्धियां। इतनी जरूरत है आज हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को, कि मुगलों का क्या कार्यकाल रहा। अगर उनको पढ़ाना चाहिए तो महाराणा प्रताप का पराक्रम पढ़ाना चाहिए, शिवाजी महाराज का पराक्रम पढ़ाना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज हमें पढ़ने को नहीं मिलता, नाम तक नहीं जानते। सीबीएसई और या फिर इंटरनेशनल बोर्ड के जो बच्चे हैं वो तो इन योद्धाओं के बारे में, इन योद्धाओं का नाम भी नहीं जानते। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का इतिहास हमसे कोसों दूर है। आज महिलाओं को जानने की जरूरत है कि हम जिस धरती से जुड़ी हैं उस धरती में ऐसी ऐसी महिलाओं का इतिहास गढ़ा है जो पढ़ के ही हम लोग गर्वित महसूस करते हैं। लेकिन आज हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। आज अगर ध्यान जाता है तो इंस्टाग्राम के ऊपर नग्नता के साथ में कैसे ठुमके लगाने हैं इस पे ध्यान जाता है। आज ठुमके लगाकर कपड़े उतार कर कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ये पता है उनको। आज छोटी छोटी उम्र के अंदर घर से कैसे माँ बापों को छोड़ के भागना है ये पता है उनको। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि देश के हित में हमें क्या करना चाहिए। आज छोटे से छोटा बच्चा इस तरीके से फोन में अपने आप को कैद करके बैठा है कि मानो उसकी जिंदगी वहीं से शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाएगी। 4 दीवारी से बाहर निकलेगा तो उसको सच्चाई पता चलेगी। लेकिन आज टेक्निक के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ऐसे ऐसे यंत्र बच्चों के हाथ में थमा दिए गए हैं जिससे बच्चा टोटली ही डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन आज भी वक्त है कि आप जाने कि आपको क्या करना चाहिए, और ये आपको पता चलेगा पुस्तकों से। जिंदगी में अगर कोई सच्चा मित्र है तो वो है पुस्तक, क्योंकि वो जीवन पर्यंत भी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि ज्ञान आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता है। महिलाओं को जानने की जरूरत है कि हमारे देश की वीरांगनाओं की क्या कहानियां रही, उनका क्या गौरव रहा, और कितनी महिलाओं ने और किस तरीके से इस देश के लिए अपनी जान दे दी या अपने देश के ऊपर मर मिटी। आज भी वक्त है, पुस्तकें उठाइए, सच्चाई से रूबरू होइए और सच को जानने की इच्छा रखिए। ये मनगढ़ंत कहानियां जो ढोंग रच के हमारे सामने रखी गई हैं, ये मात्र झूठ के सिवाय कुछ नहीं। एक ऐसा मिथ्या है जिसमें हम उलझ के रह गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें चलाने के लिए हमारे सामने परोसा हुआ झूठ है जिसको हम लोग सच जानना है तो पुस्तकें उठाइए और ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की कहानियां पढ़िए, जिससे हमें पता चले कि हमारा देश कितना महान था और आज भी हमारा देश किस तरीके से महान होना चाहिए, ये हमारे हाथ में होता है।